अब बात करेंगे दो और राज्यों की, उनका आकलन जो किया है वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की टैली देखिए आप, स्क्रीन पर आने वाली है। न्यूज नेशन ने क्या जो सर्वे किया है उसमें पश्चिम बंगाल में किसको कितनी सीटें मिलती हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं और उसके बाद फिर उड़ीसा चलेंगे। लेकिन पहले पश्चिम बंगाल का आकलन आप कर लीजिए, कितनी सीटें दी जा रही हैं ये आपको हम बता देते हैं सर्वे में, और फिर ये तय हो जाएगा कि उसके बाद उड़ीसा हम चलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो आकलन है, अच्छा ये एक सस्पेंस बना हुआ है पश्चिम बंगाल को लेकर। पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है ये हर दर्शक, हर जागरूक मतदाता समझना चाहेगा। पश्चिम बंगाल में 2019 में टीएमसी को 22 सीटें मिली थी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी और लेफ्ट का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन 2024 की तस्वीर आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी की सीट एक बढ़ चुकी है, 18 से बढ़कर 19 हो चुकी है। टीएमसी वहीं पर टिकी हुई है जहां 2019 में थी। 22 सीटें इस बार भी टीएमसी को मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का नुकसान यहां पर पयोदी हो रहा है। पिछली बार 2 सीटें मिली थी, इस बार 1 सीट मिल रही है। और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने 30 साल तक पश्चिम बंगाल में राज किया, लेफ्ट पार्टी, उसका एक बार फिर खाता तक नहीं खुल रहा है पश्चिम बंगाल में। तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट का फायदा होते हुए, कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान होते हुए आपको नजर आ रहा है। लेफ्ट का यहां खाता नहीं खुल रहा है। लेकिन ये जो आकलन है ये आपको समझ में आएगा कैसे, जब आप ये स्क्रीन देखेंगे। और अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। पश्चिम बंगाल की बात जान लीजिए। उड़ीसा में बीजेपी को 14 सीटें मिलती, बीजेडी को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं यहां पर, और साथ ही कांग्रेस के खाते में 1 सीट यहां पर आती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में कुछ नहीं। लेकिन फिलहाल उड़ीसा का जो आकलन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो 14 बीजेपी को, 6 बीजेडी को, 1 कांग्रेस को। एनके सर, किस राज्य से पहले शुरू करें, उड़ीसा या पश्चिम? मुझे लगता है पश्चिम, दोनों ही दिलचस्प। सर मैं चाहती हूँ पश्चिम बंगाल से आप शुरू करें। अच्छा, क्योंकि पास से है इसलिए। जी, पश्चिम बंगाल में सर कांग्रेस पार्टी, अधीर रंजन चौधरी जो बगावत कर रहे थे, बिल्कुल आमने सामने लड़ गए ममता बनर्जी से कि नहीं साहब हम झुकेंगे नहीं। 1 सीट उल्टी उन्होंने कम करा ली। ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो वहीं पर उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। लूजर कौन रहा है यहाँ पर? नहीं, और बीजेपी ने 1 सीट और बढ़ा ली अपनी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। कांग्रेस लूजर रही। और नहीं, देखिए आप याद करिए कि अहम चुनाव के वक्त पे कांग्रेस लीडरशिप ने उनको डांटा भी, बाद में हालांकि समझौता किया। तो लेकिन एक बात है कि पश्चिम बंगाल में अगर आपको पॉलिटिकली सरवाइव करना है तो फाइटर जील के साथ जाना, उत्साह आपका वो होना चाहिए जो किसी फाइटर का होता है। शायद कांग्रेस ने यही अडॉप्ट किया। लेकिन अगर 2 फाइटर्स मिल जाएं तो तीसरे को हराने में आसानी होती है, ये बात वो भूल गए। अगर वो किसी तरह से कांग्रेस और टीएमसी मिल जाती तो आज स्थिति बिल्कुल उल्टा होती। लेकिन ये बात उनके समझ में नहीं आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने अपनी टैली एक और बढ़ा ली। जी सर, लेकिन इसी के साथ राहुल सर, अब पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं, लेकिन अब टीएमसी को यहाँ पर अभी फिलहाल कोई नुकसान होता नजर नहीं आ रहा। इससे पहले भी हमने यही देखा था। इतना गढ़ मजबूत है ममता बनर्जी का, आप उन्हें छूकर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये किसके लिए? अगर कांग्रेस के लिए यहाँ पर लॉस है, बीजेपी की भले 1 सीट यहाँ पर बड़ी हो, लेकिन स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को नहीं छू पाती बीजेपी की। देखिए, ममता का ज्यादा नुकसान तो दिख नहीं रहा है, केवल 1 सीट का नुकसान दिख रहा है। नहीं सर, वहीं पर है कांग्रेस का 1 सीट का नुकसान। कांग्रेस का नुकसान है। तो कांग्रेस के लिए अब वहां पर एक बड़ा संकट है, भविष्य का संकट, लगभग उसी तरह का जैसा वहां लेफ्ट के सामने है। तो अगर उसको कुछ अपनी जड़ बनानी है तो उसको कुछ ना कुछ मतलब संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और जाहिर है कि एक नई तरह की लीडरशिप वहाँ पे उसको चाहिए। और अगर हम देखेंगे और नीचे जाके अभी वोट शेयर से पता चलेगा कि लेफ्ट और कांग्रेस को अंततः लड़ाई करनी पड़ेगी टीएमसी से ही। जी, अब इन लोगों के बीच में, इन 2 गुटों के बीच में अगर किसी तरह का कोई कम से कम लोकसभा को लेकर कोई समझौता हो, तब तो वो बीजेपी की बढ़त को रोक सकते हैं, कुछ अंकुश लगा सकते हैं, वरना वो नहीं रोक पाएंगे। और इनकी आपसी जो लड़ाई की वजह से जो वोट शेयर, जो एंटी बीजेपी वोट है, वो जो बढ़ता है, वो बहुत बड़े स्तर पे बढ़ता है, वो तभी रुक सकता है। बिल्कुल। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मनोज सर, कांग्रेस पार्टी का भी किसी दौर में गढ़ रहा, लगातार संघर्ष करती रही। लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस में कांग्रेस की लड़ाई होती थी वेस्ट बंगाल में, 1 सीट पर सिमट गई है। लेफ्ट का खाता तक नहीं खुल रहा है एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है वो राज्य जहां पर दार्जिलिंग के आगे कहीं बीजेपी जाती नहीं थी, वहां पर 19 सीटें जीत रही है? आप देखिए ना कि पिछले 10 साल में जितनी तरक्की भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में करी है, जिस तरीके की स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है, रूरल एरिया में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी है।
बल्कि काफ़ी जगह में तो वो टीएमसी से भी आगे है। तो ऐसे में ये मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। और जहाँ तक लेफ्ट और कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के बहुत छोटे पॉकेट्स हैं, उसके अलावा ये दोनों पार्टियां करीब करीब अगर हम तो ये दोनों पार्टियों का अस्तित्व वहाँ बहुत ज़्यादा और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ आज की डेट में काफ़ी जगहों में है नहीं। जी, ये एक बीजेपी के लिए सीख भी है कि अगर आप देखें तो पूरे देश भर में जो बीजेपी का वो हुआ एक्सपेंशन हुआ, उसमें अगर मोस्ट सक्सेसफुल कहीं रहा है तो वो साउथ नहीं रहा है, वो रहा है असम और वेस्ट बंगाल। असम में आपने देखा कि संघ का अपना जो नेटवर्क था वो दशकों पुराना, दशकों ने 25 साल से दिन रात काम करके उन्होंने थाली में सजा के बीजेपी को वहां की सरकार दे दी। लेकिन उसी तरह का संघ यहां भी कर रहा है, लेकिन उस तरह का स्ट्रॉन्ग नहीं था। और वहां पे मार्क्सवादी फोर्सेज जो थी, या बाद में ममता बनर्जी आ गई तो थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन अगर दूसरा कोई राज्य है जहां बीजेपी ने रफ्तार अपनी बहुत तेजी से बढ़ाई है तो वो वेस्ट बंगाल। बिल्कुल। सर जल्दी से जो बाकी राज्य बचे हैं जरा वो दिखाते हैं। उड़ीसा की चर्चा अधूरी रह गई है, वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले जो बाकी राज्य हैं उनकी टैली आप देखिए। और सबसे पहले वो कौन सा राज्य है जो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं वो दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाते हैं। 4 लोकसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में और चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जीतती नजर आ रही है। तो हिमाचल प्रदेश की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर। और 370 के बाद पहली बार चुनाव। बिल्कुल। और कुल 5 सीटें और बीजेपी के पास 2। और इसी के साथ कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा, पीडीपी का खाता नहीं खुल रहा, नेशनल कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा, लेकिन अन्य के पास 3 सीटें जाती हुई जम्मू कश्मीर में इस वक्त आप देख रहे हैं। तो 370 के बाद का ये चुनाव और चुनाव से पहले का ये सर्वे बेहद दिलचस्प। और अब आपको लेकर चलते हैं पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट में कुल 25 लोकसभा सीटें। और देखिए 25 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर एनडीए गठबंधन बढ़त बना रहा है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर पयोदी सिमटी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और अन्य के खाते में कुल 3 सीटें हैं। और अगर राज्यवार भी देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो सबसे बड़ा राज्य है वो हम आपको दिखा दें। यहां पर देखिए आप जो कुल यूनियन टेरिटरी जो है 7 जो कुल केंद्र शासित राज्य हैं वहां की तस्वीर अब आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी 7 में से 6 सीटें जीत रही है और कांग्रेस को 1 मिल रही है। बिल्कुल। अब लौट कर आते हैं उसी चर्चा पर, उड़ीसा पर बात। एनके सर, उड़ीसा में 14 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, पिछली बार 8 सीटें थी। बीजेडी को 6 सीटें मिल रही हैं, पिछली बार 12 सीटें थी। उड़ीसा वो राज्य है जहां पर विधानसभा का चुनाव भी साथ हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी बढ़त बना रही है, क्या इसका बड़ा असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी दिखेगा? नहीं अनुराग, नहीं दिखेगा। यहाँ उल्टा होगा, क्योंकि वो जानते, वहां के वोटर ये जानते हैं कि राज्य में नवीन बाबू को लाना है और केंद्र में मोदी को। ये पिछली बार भी आपने देखा था। लेकिन एक बात है कि बीजेपी को एक क्वांटम जंप है, ये काफी बड़ा बीजेपी को एडवांटेज उड़ीसा में मिला है। वजह क्या है? कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है। कांग्रेस वहां पे थी नहीं। एक पार्टी जो अपने जमाने में काफी पावरफुल वहां पे हुआ करती थी, वो कांग्रेस आज विलुप्त हो रही है। और नवीन बाबू की स्वास्थ्य की खराबी की वजह से पार्टी स्ट्रक्चर है नहीं, तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बीजेपी को उसका लाभ काफी बड़ा मिल रहा है। तो हमें लगता है कि कांग्रेस ने यहां भी अपनी जो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल कमजोरी थी वो यहां भी रिफ्लेक्ट कर रही है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात का जिक्र राहुल 5 साल तो 25 साल एक पार्टी का वहाँ शासन रहा है। नवीन पटनायक का जो शासन है, देखिए वो एक अपने आप में अजूबा है। बिल्कुल। कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने राज्य की भाषा भी ठीक से नहीं बोल सकता, वो केवल अपने पिता के प्रताप से वो 25 साल से शासन कर रहा है। 5 चुनाव जीत चुका है राज्य में। और ऐसा मुख्यमंत्री जिसके उत्तराधिकारी पर भी आरोप लगता है कि वो भी अपने राज्य की भाषा नहीं बोल सकता। हाँ, और तो उसके बाद ये तो कभी कभी होना ही था, क्योंकि ये अनंत काल तक नहीं चल सकता। और हम अब देखने रोचक ये होगा कि विधानसभा में क्या होता है, लेकिन लोकसभा में तो कोई चुनौती थी ही नहीं। मनुष्य सर कुछ कहना कि देखिए ऐसा है, वहाँ बीजेपी ने जो नैरेटिव सेट किया जिसका बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा मिला है, वो ये है कि एक आउटसाइडर बीजेडी के ऊपर कब्जा वो है उसका है उसके ऊपर। तो क्या है कि जो पांड्यन जो कि नवीन पटनायक के प्राइवेट सेक्रेटरी होते थे, तो नवीन पटनायक ने करीब करीब उनको अपने पार्टी का उत्तराधिकारी ही घोषित कर दिया था। तो ये मेरे ख्याल से एक और जो चीज़ थी जो बीजेपी के फेवर में गई और बीजेपी के वो गई अगेंस्ट गई।
बिल्कुल। आपको लगता है सर कि ये जो पांड्यन फैक्टर है इसी ने बीजेडी को तोड़ भी दिया? भर्तृहरि मेहताब जैसे जो तमाम बड़े नेता थे जो लगातार संसद में चुनकर आते रहे, उन्होंने भी बीजेडी छोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा, ऐसे जो बीजेपी के तमाम नेता थे वो डटे रहे उड़ीसा में। मनोज सर। हाँ देखिए, इस बारी इलेक्शन में जिस समय इलेक्शन हुए तो उस समय पांड्यन फैक्टर मेरे ख्याल से सबसे काफ़ी बड़े फैक्टर्स में से एक था। नहीं तो नवीन पटनायक का जो शासन वहाँ चला 25 साल, वो शासन ठीक ठाक था। और दूसरा रीज़न ये था कि जो सोशल सिक्योरिटीज़ जिसकी अभी हम बात करते हैं, वो उड़ीसा ने काफ़ी पहले उड़ीसा ने अपने स्टेट में काफ़ी पहले काफ़ी सारी स्कीम्स उन्होंने वो करी, इम्प्लीमेंट करी। तो वो उसका भी मेरे ख्याल से नवीन पटनायक को एक बहुत बड़ा फ़ायदा था। लेकिन ये पांड्यन फैक्टर मेरे को लगता है कि एक सबसे बड़े फैक्टर के रूप में एक उभरा है। रोचक चीज़ और है उड़ीसा के बारे में कि अभी जैसे पांड्यन को सुपर सीएम कहा जा रहा था, सुपर चीफ मिनिस्टर, इससे पहले एक प्यारी मोहन महापात्रा थे वहाँ पर, आपको याद होगा, जो एक तरह से उस समय भी उनको सुपर सीएम कहा जाता था। तो वो नवीन पटनायक के बाद दरअसल प्रदेश का प्रशासन और राजनीति उनकी ओर से वो चला रहे थे। वो फिर पार्टी से ही अलग हो गए क्योंकि उनका एक मनमुटाव हो गया। और उसके बाद ये आए तो ये लोगों को भी दिख गया था कि बिना किसी ऐसे एक सहारे के बिना नवीन पटनायक अब शासन नहीं कर सकते, वो जीत नहीं सकते। लेकिन एनके सर, आपने कहा कि देखिए उड़ीसा में ऐसा नहीं होगा जैसा कि आंध्र प्रदेश में हुआ था कि वाईएसआर राज्य में भी और वाईएसआर संसद में भी 2019 की तस्वीर ऐसी थी। क्या फर्क है सर इसके पीछे कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर को राज्य में भी चुना जाता है और संसद में भी भेजा जाता है 2019 में, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, उड़ीसा में 2024 में ऐसा नहीं होगा। राज्य में नवीन पटनायक, दिल्ली में बीजेपी। हर राज्य का अपना कैरेक्टर होता है। आपने दिल्ली में देखा, दिल्ली में यही स्थिति हुई थी कि आपको 67 सीटें मिली, बाद में 62 सीटें मिली, लेकिन जब वो उसका लोकसभा का चुनाव आया तो 7 की 7 सीटें बीजेपी को मिली। तो वो राज्य का अपना चरित्र होता है, वहां की जनता का। ये नवीन बाबू वो चीफ मिनिस्टर हैं जो कभी काल पब्लिक में दर्शन देते थे। अपने सीएम हाउस से बाहर निकल के छत पे, वो छज्जे पे खड़े हो जाते थे, जनता इसी में खुश हो जाती थी और वो उनको मिलता रहा। तो ये उड़ीसा एक करीब राज्य है जहां पे आपको बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, जहां तक जो 1-2 प्रोग्राम्स है, जैसे किसान को लेके एक प्रोग्राम है, वो उड़ीसा का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम माना जाता है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट्स ने किया था। नवीन बाबू को पता नहीं कितना वो मालूम भी था, लेकिन इसकी एक मियाद होती है और एक सीमा के बाद जनता ने शायद ऊब गई है, इसलिए आप बदलना चाहती हो। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर इतनी सीटें अभी आ रही हैं नवीन पटनायक को, तो इसका मतलब कि राज्य में ये रिवर्स हो सकता है। बीजेपी को राज्य में शायद वहां की सरकार नहीं आसानी से मिलेगी। नवीन बाबू को फिर से एक बार वो ला सकते, हालांकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और अब मुझे नहीं लगता कि वो चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू कर सकते हैं स्वास्थ्य कारणों से। जी, और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। आप पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, एक सीट और बढ़ती हुई आप लोगों की नजर आ रही है, तो ये कैसा लग रहा है फिलहाल आपको, ये सब आंकड़े देख के, ये सर्वे देखकर, ये रिएक्शन चाहिए आपका पहला? नहीं, जो रिजल्ट मुझे नहीं मालूम आप लोग कितना दिखा रहे हैं, मैं इसमें नहीं हूँ, लेकिन जो भी है सर्वे आ रहा है जो हमारी उम्मीद के अनुसार ही आ रही है। और हमारे माननीय अमित शाह जी ने 30 टारगेट रखा है इस बार। पिछले बार 22 रखा था, हम लोग 18 तक पहुंचे थे। इस बार 30 का टारगेट उन्होंने रखा है। पूरा भरपूर प्रयास किया हमारे कार्यकर्ताओं ने। माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, माननीय नड्डा जी सब आके यहाँ, और दूसरे नेता भी आए, तो सब मिलकर जो लड़ाई हमने लड़े हैं, तो उसमें लोगों का उम्मीद बढ़ा है कि मोदी सरकार बनी रहा है तो उसके साथ रहना चाहिए। सर, हमारे सर्वे के मुताबिक दिलीप घोष साहब 19 सीटें मिल रही हैं आपको पश्चिम बंगाल में। देखिए, पिछले बार मैं राज्य का अध्यक्ष था, मैं खुद भी चुनाव लड़ रहा था, तो हम लोग जो टारगेट रखे थे 22 लोगों को लगा था बहुत बड़ा है, क्योंकि 2 ही सीट हमारे पास थी पहले से। तो लोगों ने 10-12 पता नहीं आप लोग कितना दिए थे, एक चैनल 16 तक दिखाया था। तो उसका ऊपर मैंने बोला था 1 सीट कम से कम ज्यादा होगा, 1% वोट ज्यादा होगा। तो 2 सीट ज्यादा हुआ था, 1% वोट ज्यादा हुआ था। इस बार भी वही होगा, क्योंकि बंगाल के लोग यहाँ की जो भ्रष्टाचारी और अत्याचारी सरकार है उससे और मुक्ति पाना चाहते हैं। आज भी आप देखे होंगे बंगाल में चुनाव में इतना हिंसा हुआ है, देश में कहीं नहीं हुआ है, पहले दिन से ही हो रही है। तो इसकी परिवर्तन चाहिए। लोग भरपूर वोटिंग किया है और शांतिपूर्ण वोटिंग हुआ। वोटिंग में कोई व्यवधान नहीं आया है। गुंडे बाहर मारपीट करते रहे, लेकिन लोग वोट डालते रहे।
तो नतीजा भी वैसे ही आएगा परिवर्तन की तरफ, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख करके उनका सुशासन की तरफ लोगों की वोटिंग होगी। हालांकि छुटपुट हिंसाएं तो होती रही हैं जिस वक्त भी, जिस चरण में भी पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई, लेकिन इसके अलावा ये सारी बातें आपने 2019 को लेकर भी की थी। जैसे आपने कहा ना कि ये हमारा आकलन था, तो इससे अगर आपको 19 सीटें हम अपने सर्वे में दे रहे हैं, तो अभी आपका आकलन फिर क्या कह रहा है? आप फिर 2 सीटें और ज्यादा एक्स्ट्रा देंगे पिछली बार की तरह, या आपको लग रहा है कि जो स्ट्रैटेजी आप लोग बना रहे थे ममता दीदी के लिए भी, वो उस हद तक ग्राउंड पर फिर आपको फायदा मिलता है लेकिन उनका नुकसान नहीं होता? नहीं, नुकसान तो होगा ही उनका, उनकी जो माइनॉरिटी वोट बैंक है वो भी क्रैक हो जाएगा। दूसरा और भी कुछ, जो लक्की भांडार अब जानते हैं महिलाओं को उनकी वोट खरीदने के लिए 500 रुपया, अभी 1000 रुपया का लालच दिया है, उसमें भी काम नहीं होगा। अभी भ्रष्टाचार जो चल रहा है और यहाँ खून खराबा और संदेश खाली का जो घटना आई है, इससे पूरा देश जर्जर हो गया है। बंगाल की राजनीति में भरपूर प्रयास हुई है, आज भी महिलाएं वहाँ और उसका प्रतिरोध कर रहे थे, वहाँ उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। ये सारा दृश्य लोगों ने देखा है। मुझे लगता है कि इसका प्रतिफलन पोलिंग में भी होगी और रिजल्ट उसी प्रकार होगा। लेकिन दिलीप घोष साहब, आप कह रहे हैं कि साहब कम से कम 30 सीटें हम जीतेंगे, उसका आधार आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि 28 लोकसभा सीट तो पश्चिम बंगाल की ऐसी हैं जहां पर मुसलमान 20% से ज्यादा हैं, 13 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां पर 30 से 60% मुस्लिम वोटर हैं जो हार और जीत तय करते हैं। 42 में से 30 अगर आप जीत रहे हैं, तो क्या आप मानकर चल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान भी आपको वोट कर रहा है? हाँ, मुसलमान भी वोट करेंगे। और आपको बता दूं, मैं पिछले 19 चुनाव में ऐसे कई सीट हम जीते थे जहां मुस्लिम मेजोरिटी भी है, और यहाँ तो हिंदू मुस्लिम बराबर है। मालदा उत्तर, रायगंज, जहां मुस्लिम वोट ज्यादा है, फिर भी हम जीते थे। इस बार और भी कई सीट उसमें जुड़ जाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट, मुस्लिम लोग टीएमसी को जिताए थे वही हराएंगे और वोट विभाजन हो जाएगा, इसलिए बीजेपी का सीट निकलेगा जो उम्मीद नहीं उससे भी ज्यादा। थोड़ा 4 तारीख का इंतजार और करना होगा। जैसा आप कह रहे हैं, आपका अपना आकलन है, लेकिन फिलहाल आपको हम 19 सीटें दे रहे हैं जो न्यूज नेशन का सर्वे इस वक्त बता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।